स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा। सो प्लीज कंसिडर इट। शाम के यही 5:30 बज रहे थे। अविनाश अपने एक दोस्त रवि के साथ बाहर घूम रहा था। वो अपने कॉलेज साइड गया हुआ था, ऐसे ही टहलते हुए। उसके कॉलेज के पास ही एक सुंदर सा पार्क था। वो दोनों वहां बैठे बातें कर रहे थे आमा की। और फिर जब अंधेरा होने लगा वो वहां से जाने का सोचते हैं। यार रवि, अंधेरा तो काफ़ी हो गया है और हॉस्टल पहुंचने में काफ़ी देर लग जाएगी। खाना खाने का समय भी हो चुका है। बहुत देर लग यार हमें यहाँ पे। एक काम करते हैं, ऑटो कर लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। अविनाश ने खड़ी की और देखते हुए कहा, जिस पर रवि बोला, अबे फालतू पैसे क्यों खर्चने, एक काम करते हैं, यहीं पीछे एक रास्ता जाता है, शॉर्टकट है, और वहां से जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, चल। शॉर्टकट सुनते ही अविनाश उसे टोकता है कि ऐसे रास्ते सेफ नहीं होते। कभी कभी वहां पर चोर डाकू बैठे होते हैं। पर असल बात कुछ और थी। अक्सर सुनसान जगहों पर ऐसे आत्माओं का बसेरा होता है और वो आत्माएं उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं, खासकर अविनाश को, क्योंकि वो उन आत्माओं को देख सकता है और वो आत्माएं उसकी ओर आकर्षित होती हैं। खैर, रवि मानता नहीं है और अविनाश भी भगवान का नाम लेकर उस रास्ते से जाने लग जाता है। कच्ची सड़क थी, आसपास झाड़ियां थी। काफी देर तक वो आगे बढ़ते रहते कि तभी अविनाश को एक पुराना और बंद प्राइमरी स्कूल दिखाई देता है। अरे रवि, ऐसी जगह पर स्कूल? अविनाश ने पूछा, जिस पर रवि बोला, अरे चुप कर, इसे स्कूल की वजह से तो ये पूरा रास्ता बंद हुआ और बगल का पूरा गांव खाली हो गया। ये सुनते ही अविनाश के कान खड़े हो गए। वो बोला, क्या? ऐसा क्या हुआ था यहां पर? जिस पर रवि बताना शुरू करता है, अरे अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं तो यहीं बगल के शहर में रहता हूं ना, तो जानता हूं इसकी कहानी। ये एक स्कूल था गवर्नमेंट, जहाँ ही बगल के गांव के बच्चे आते थे पढ़ने। सब कुछ सही था, मास्टर सरकारी थे और ज़्यादातर सुविधाएं थी स्कूल में, सब कुछ ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, हेडमास्टर को चाहिए था स्कूल में कोई सफाई करने वाला। उसने ही इधर उधर बात करी और एक आदमी उसे मिल भी गया, जो थोड़ा शायद पागल सा था। उसे काम चाहिए था, हेडमास्टर ने उसे काम दे दिया। वो रोज़ आता और स्कूल की सफाई वगैरह करता, पर उसकी नज़र कुछ ठीक नहीं थी। शायद लेडीज़ टीचर को वो अजीब तरह से देखता और इसे वो अनकंफर्टेबल हो जाती, पर वो कुछ कर ना पाता। तो जो बच्चे आते थे ना स्कूल में, उन्हें गंदे तरीके से छूता। एक बार एक लेडी टीचर ने उसे ऐसे करते हुए देख लिया था, बहुत डांटा उसे और काम से निकाल दिया। और फिर जो हुआ वो कोई नहीं भूल पाया। छुट्टी हुई, सभी अपने अपने घर चले गए, पर एक बच्ची अपने घर ना पहुंची। वही बच्ची जिसे वो गंदे तरीके से छू रहा था। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि कहाँ की बच्ची। गांव वालों को लगा शायद स्कूल में होगी, वो स्कूल में आए, कोई ना मिला। कि तभी स्कूल के पीछे जो बगिया है ना, वहां पर किसी को एक बच्ची का कटा हुआ हाथ मिला। बस यहीं पर लोग समझ गए कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। पुलिस को बुलाया गया और फिर पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। गाँव वालों को शक हुआ कि शायद आज अमावस्या है, तो कोई तांत्रिक उसे अगवा करके ले गया है और उसकी बलि देना चाहता है। पर पुलिस इन सब बातों में नहीं मानती, वो अपनी छानबीन जारी रखती है। वो पुलिस डॉग आए हुए थे और वो जो पुलिस डॉग थे ना, वो बार बार स्कूल में जाते थे और एक जगह को सूंघते रहते थे। पुलिस वालों ने देखा वहां की मिट्टी ताजी थी। उन्होंने वहां खुदाई की और जो उन्हें वहां मिला उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस बच्ची का कटा हुआ सर। बस फिर एक केस नहीं रुका। आसपास एरिया ढूंढा गया तो कहीं उसका कटा हुआ हाथ, कटी उंगलियां, कटा पैर, ये सब मिला, पर पेट और नीचे का हिस्सा नहीं मिला। बहुत उसे ढूंढा गया।
यहीं उसी बगिया के थोड़ी दूर एक पुराना सा कुआं था और थोड़ा सा पानी था उसमें और पूरी काई जमी हुई थी। गांव के एक आदमी को उसमें छलांग लगवाई गई। उस कुएं के अंदर उस बच्ची का नीचे का हिस्सा मिला और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला उसके साथ किसी ने दुष्कर्म किया था। बस वो जो लेडी मास्टर थी ना, उसने गवाही दे दी और सारे गांव वाले उस जो सफाई वाला था ना, उसके पीछे भागकर उसे मारने लगे। वो भागते भागते स्कूल में आ गया और पुलिस वाले इस मामले को संभाल ही नहीं पाए। वो जो तुम्हें दिख रहा ना कमरा, वो क्लास जो थोड़ा अंदर से काला काला है, बस इसी में जाकर वो छुप गया था। दरवाजा नहीं खोल रहा था। गांव वालों ने क्या किया, अंदर केरोसिन डाला और जला दिया, उसे जिंदा ही जला दिया। चिल्लाता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया और मर गया। फिर उसके बाद स्कूल बंद कर दिया गया। पर फिर गांव वालों के यहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। सब कहने लगे भूत है। फिर गांव में और बच्चे गायब होने लग गए। बस लोगों ने गांव ही खाली कर दिया और तब से यहाँ से कोई नहीं जाता। अविनाश ये सुनते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और उस स्कूल की ओर देखता जा रहा था जहां उसे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, आधा जला हुआ, खिड़की के पास। वो अंदर से उसे ही देख रहा था और अपना हाथ हिला रहा था। और उसके साथ एक छोटी बच्ची थी जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे और वो भी उसे देख रही थी। रवि तो उन्हें देख नहीं पा रहा था। वो बस ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा था। और कहा जाता है जब आत्माओं को तुम नहीं देख पाते, वो कोशिश करते हैं अपनी मौजूदगी दिखाने का, पर अगर कामयाब नहीं होते तो उस शख्स को कुछ नहीं कहते। पर अगर उन्हें पता चल जाए कि वो शख्स उन्हें देख पा रहा है तो बस फिर वो उन्हें छोड़ते नहीं है। और अगर उन्हें पता चल गया कि सामने वाला शख्स उन्हें देख पा रहा है, बस इतने सालों से जो वो तड़प रहे हैं, जो उन्हें चाहिए, वो बार बार उस शख्स से कहेंगी, उन्हें डराएंगी। और अगर आत्मा बुरी हुई तो नुकसान भी पहुंचा सकती है। और यहाँ कुछ हुआ ऐसा ही। अविनाश उन्हें देख पा रहा था। वो समझ गई कि अविनाश उन्हें देख पा रहा है। देखते ही देखते वो बच्ची उस चले हुए आदमी के ऊपर चढ़ी, उसके कंधे पर, और एकदम से वो खिड़की से बाहर आ गए और अविनाश की ओर भागने लगी। अविनाश ने ना आव देखा ना था, वो बस भागा। पीछे पीछे रवि भी भागने लगा और चिल्लाते हुए बोला, अबे डर गया क्या तू? तू भी ना भूतों से बहुत डरता है। रुक रुक। अविनाश कुछ भी सुनता नहीं है, बस भागता रहता है। और ऐसे भागते भागते वो अपने हॉस्टल पहुंच जाते हैं। पीछे पीछे रवि भी आता है और हाफते हुए कहता है, पागल है तू, अचानक ही भागा। बहुत फट्टू है यार तू, इतना थोड़ी डरते हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। जिस पर पहले अविनाश यहां वहां देखता है और फिर कहता है, अबे नहीं यार, भूख लगी थी और खाना खत्म हो जाता। ऐसे तो तू तेज चलता ना भागता, तो मैं अचानक ही भागा। देख पहुंच गए ना, चल खाना खा लेते हैं। वो दोनों उसके पीछे नहीं आए। ये जानकर अविनाश काफी खुश हुआ, पर शायद ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। खाना खाकर वो सोने के लिए चले जाते हैं। रवि अपने कमरे में और अविनाश अपने कमरे में। अविनाश का जो रूम था उसे सब हॉन्टेड रूम मानते थे, इसलिए वहां पर उसका कोई रूममेट नहीं था। वो उस कमरे में अकेले ही रहता था। कमरा अंदर से बंद कर वो आराम से लेट गया और बस सोचने लगा कि आखिर वहां ऐसा हुआ क्या था, कैसे कोई इंसान इतना गिर सकता है। पर एक बात सोचने वाली थी कि अगर उसी शख्स ने उस लड़की के साथ गलत किया था तो लड़की उस आदमी के साथ क्या कर रही थी। यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और वो सो गया। यही रात के जैसे 2 बजे एक अजीब सी गंध अविनाश को आने लगी, ऐसे जैसे कुछ जला हुआ उसके पास रखा हो। अजीब सी गंध थी काफी। उसके ऊपर से उसका सर फट रहा था और सपने में उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो दर्द से चिल्ला रही थी और उसे अपनी छाती पर भारी कुछ महसूस हो रहा था। जब अविनाश की सांसें घुटने लगी तो एकदम से उठा, और जैसे वो उठा उसने देखा उसकी छाती पर उकड़ू हालत में वही आधा जला इंसान या कहीं आत्मा बैठी हुई थी, और उस जले इंसान के कंधे पर वही बच्ची थी और अविनाश को देख रही थी। अविनाश का दिल मुंह में आ गया, उसकी सांसें तेज हुई।
वो सोचने लग जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, जिस पर वो आधी जली आत्मा बोलती है। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम देख सकते हो हमें हमें कितने समय से इंतजार था कि कोई हमारी मदद कर सके। हम इतने सालों से वहां फंसे हुए थे। सच सबको जानना होगा। सच सबके सामने आना चाहिए। हमें हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें न्याय मिलना चाहिए। ये सुनकर अविनाश को कुछ भी समझ नहीं आया। वो डरते डरते पूछता है कि उसे क्या न्याय चाहिए, क्या है सच्चाई, जिस पर वो जली आत्मा बताना शुरू करती है। और ये कुछ ऐसी सच्चाई थी जो इस पूरे केस का रुख बदलने वाली थी। इस पूरी कहानी की नींव ही यहां से बदल जाती। चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। अविनाश एक घने जंगल में फंसा हुआ था। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, बहुत से बच्चियों के चिल्लाने की, बहुत से लोगों के चिल्लाने की, औरतों के मर्दों के रोने की। अविनाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसी बीच उसे कुछ जलने की बदबू आई। वो पलटकर पीछे की ओर देखता है तो एक पेड़ जल रहा था और उस पेड़ की एक टहनी पर रस्सी सी लटक रही थी और उसी रस्सी से लटक रहा था एक आदमी जो शायद फांसी दे रहा था खुद को। पर हैरानी की बात यह थी, वो रस्सी तो जल रही थी पर टूट नहीं रही थी। वो शख्स आखिरी दम तक अविनाश से मदद मांग रहा था। अविनाश उसे बचाने के लिए दौड़ता भी है, पर जितना करीब वो उस पेड़ के जाता, वो पेड़ उससे उतना ही दूर होता जाता। अविनाश तेजी से भाग रहा था। वो इंसान तड़प रहा था, जल रहा था। अविनाश उसे बचाना चाहता था, पर वो दौड़ता, वो पेड़ उससे दूर होता जाता और ऐसे करते करते वो शख्स तड़प तड़प कर मर गया। उसको मरा देख अविनाश एकदम से टूट गया। वो घुटने के बल बैठा कि अचानक से कोई कूदकर अविनाश के कंधे पर चढ़ा। अविनाश का गला घोटने लगा। अविनाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, वो क्या करे, कैसे बचे इससे। उसके हाथ पैर जमने लगे, उसकी सांसें फूलने लगी। वो हाथ पैर यहां पर मार रहा था, कोशिश कर रहा था खुद को बचाने की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और एकदम से उठ गया। अविनाश यहां वहां देखता है। वो अपने कमरे में था और जोर जोर से सांसें ले रहा था। अविनाश अपने बेड पर था। अविनाश को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। अविनाश ने वक्त देखा तो सुबह के 5:30 हो रहे थे। ये पहली बार हुआ था कि उसकी नींद अपने आप इतनी जल्दी खुल गई हो, वरना वो तो अलार्म की आवाज से भी जल्दी उठ नहीं पाता था। ये कैसा सपना आया था मुझे, और वो जो मेरे साथ रात को हुआ, रात को भी तो मेरी शायद नींद एक बार खुली थी जब मुझे वो जला हुआ इंसान और उसके कंधे पर बैठी एक बच्ची दिखाई दी थी। उसके बाद क्या हुआ था, अगर वो सच था तो मैं सोया कब, और अगर सच था तो वो किस न्याय की बात कर रहे थे, किस सच की बात कर रहे थे, और अगर वो झूठ था, बस मेरा वहम था, तो सपना मुझे ऐसा, अमूमन मुझे ऐसा सपना आता नहीं जल्दी। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई बात है। वो शायद मुझसे कुछ कहना चाहते। अविनाश मन ही मन सोच रहा था। वो उठा, उसने मुंह हाथ धोया, फ्रेश हुआ और आज वो बहुत जल्दी तैयार हो गया। जल्दी तैयार हो गया तो कॉलेज भी जल्दी पहुंच गया। अभी उसने अंदर एंट्री ही ली थी कि वहां ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ बातें करता रवि अविनाश को देखता है और एकदम से आसमान की ओर देखने लग जाता है, जैसे देख रहा हो कि सूरज आज किस दिशा से निकला। अविनाश जल्दी कॉलेज आ गया। वो भागकर अविनाश के पास आया। उसने उसकी पीठ पर हाथ मारा और कहा, क्यों बे साले, आज जल्दी आ गया कॉलेज? क्या चक्कर है? कहीं तुझे कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई? लड़की जिसने तेरी रातों की नींद चुरा ली हो? बता बता, क्या बात है? रवि ऐसे यहां वहां की बातें कर मजाक कर रहा था, पर अविनाश मजाक के मूड में नहीं था। अविनाश काफी गंभीर था। आंखों में उसकी अभी भी नींद भरी हुई थी। वो कुछ न बोला, बस क्लास में जाकर बैठ गया। वैसे ही बैठा हुआ था कि तभी सैंडी आता है, जो उसके साथ ही बैठा करता था। वैसे तो उसका नाम संदीप था, पर सब उसे सैंडी कहते थे। और अविनाश आज जल्दी आ गया, और
परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है ना? जिस पर अविनाश ने उसे कल हुई सारी बात बताई। उसने सैंडी से कुछ भी ना छुपाया, पर हाँ, उसने ये ना बताया कि वो आत्माओं को देख सकता है या ऐसा कुछ। बस उसने ये बताया कि कल शाम वो उस स्कूल के सामने से गुजरा, फिर उसे बुरे बुरे सपने आने लगे जिसकी वजह से वो ढंग से सो नहीं पाया। ये बात सुनकर सैंडी काफी देर तक सोचता है और कहता है, तुम चिंता मत करो अविनाश, उस जगह के बारे में मैं भी जानता हूँ। मैं तो यहीं रहता हूँ। और तुम जानते हो, मेरे पापा एक समय में उस स्कूल में टीचर थे, पर जब ये सब हुआ ना, तो उससे पहले उनका ट्रांसफ़र किसी और स्कूल में हो गया था। अब तो रिटायर हो चुके हैं, घर में रहते हैं। और पता है, वो बताते हैं कि हमें उस रास्ते से कभी नहीं गुजरना चाहिए, वो रास्ता सही नहीं है। ये सुनकर अविनाश की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने कहा, सैंडी यार, क्या मैं तेरे पापा से बात कर सकता हूँ इस मामले में? वो मुझे अगर थोड़ा बहुत भी बता देंगे। मतलब मेरे मन में बहुत सी चीज़ें हैं, मैं तुझे कैसे समझाऊँ? ये समझ ले कि उनसे बातें करके शायद मेरा मन हल्का हो जाए, जो बुरे ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में दूर हो जाए। देख, मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, थोड़ा बात कर लूँगा तो अच्छा लगेगा। जिस पर सैंडी बोलता है, कोई बात नहीं। और दोनों ये डिसाइड करते हैं कि छुट्टी के बाद अविनाश सैंडी के साथ उसके घर जाएगा और उसके पापा से बात करेगा। सैंडी की एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी, तो वो तो वहां पर रहती नहीं थी। एक बड़ा भाई था जो जॉब करता था, पर उसकी शादी भी हुई नहीं थी। सैंडी घर में सबसे छोटा था। खैर, छुट्टी के बाद वो घर पहुंचे। सैंडी का घर काफी सुंदर था और बड़ा भी। यार सैंडी, तेरा घर तो काफी बड़ा और सुंदर है, अविनाश ने कहा। जिस पर हंसते हुए सैंडी बोला, पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, प्रमोशन होते होते हेडमास्टर बन गए और उनकी सैलरी बहुत होती थी हेडमास्टर्स की। ऊपर से मेरा बड़ा भाई भी गवर्नमेंट जॉब करता है, पर मुझे ये गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं करना, मैं तो बिजनेस करूंगा। तभी तो कॉमर्स लाइन चूज किया। ये तो मेरे पापा और बड़े भैया कुछ और ही कह रहे थे, मैं अपने मन की करता हूँ। खैर, चल अंदर चलते हैं। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं, जहां सैंडी की मम्मी किचन में खाना बना रही थी और सैंडी के पापा रॉकिंग चेयर पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। उनकी उम्र हो गई थी काफी, आंखों पर चश्मा लगा हुआ था, बनियान पहनी हुई थी उन्होंने और धोती में थे। सर पर पूरे बाल थे, पर आधे सफेद हो चुके थे और आधे काले। उसके पापा ने किताब को बगल में पड़ी एक छोटी मेज पर रखा और खड़े होते हुए कहा, आ गए तुम, और ये कौन है तुम्हारे साथ? पापा, ये मेरा दोस्त है अविनाश, बरेली का रहने वाला है, यहाँ पर हॉस्टल में रहता है। आज मुझे कह रहा था कि काफी दिन हो गए हैं, घर का बना खाना नहीं खाया। मैंने कहा चल आजा घर, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। जिस पर सैंडी के पापा हंसते हुए कहते, अरे हाँ बेटा, अपना ही घर समझो, आओ। अरे सुनती हो, सैंडी आया है और उसके साथ उसका दोस्त भी। खाना निकाल दो सबके लिए, और तब तक जाओ तुम दोनों हाथ मुंह धो लो। सैंडी के पापा काफी अच्छे थे और अविनाश ये सोच रहा था कि काफी अच्छे टीचर रहे होंगे, बच्चे इन्हें बहुत पसंद करते होंगे। इनकी बातों से ही पता चल रहा है। खैर, सैंडी और अविनाश मुंह हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर आ जाते। सैंडी के घर आज भिंडी रोटी बनी थी। खाना खाते खाते ही सैंडी के पापा अविनाश से यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे कि तभी अविनाश बोला, अंकल, आप मुझे एक बात बता सकते हैं प्लीज? वो उस प्राइमरी स्कूल के बारे में जो बंद हो गया था, जहां पर एक आदमी को जिंदा जला दिया गया था। यह बात सुन सैंडी के पापा के मुंह में जाता निवाला रुका। उनकी आंखें सैंडी को घूर कर देखने लगी। जिस पर सैंडी बोला, नहीं पापा, वो ये कल रवि के साथ उस रास्ते से आना, तब से इसे अजीब लग रहा है और इसे डरावने सपने भी आ रहे थे। तो मैंने कहा मेरे पापा वहां पर एक टाइम पे टीचर थे, तो बोला बात कर लूंगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। मतलब उस स्कूल के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें इसको बता दीजिए, मन इसका हल्का हो जाएगा, इसे बुरे सपने आ रहे। सैंडी थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था। जिस पर रुकने वाला उन्होंने अपने मुंह में डाला और कहा, ठीक है बता देता हूं, पर सब बातें अच्छी नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर अगर तुम्हें ज्यादा बुरे सपने आते तो रोज सुबह मंदिर जाया करो और रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो। और वो चाकू होता ना, या कोई भी और लोहे की चीज, अपने
तकिए के नीचे रख के सोया करो, तो बुरे ख्याल और बुरे सपने नहीं आएंगे। खैर, बताऊंगा मैं तुम्हें, पर अभी के लिए खाना खा लो। डाइनिंग टेबल पर रखी सभी प्लेट्स खाली हो चुकी थी। कुछ खाना बच गया था जिसे सैंडी की माँ किचन में रख के आती है, प्लेट्स को उठाती है और डाइनिंग टेबल साफ कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ उसके ठीक सामने लगे सोफे पर सैंडी, सैंडी के पापा और दूसरी तरफ अविनाश था, जो बस बैठे हुए ये सोच रहे थे कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं। एक चुप्पी सी छाई हुई थी और वो तीनों उस चुप्पी को तोड़ने का सोच रहे थे, पर कैसे तोड़ें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सैंडी के पापा सोच रहे थे कि कैसे मैं इन्हें उस स्कूल के बारे में बताऊं। वहीं अविनाश सोच रहा था कि मैं कैसे कहूं कि इस चुप्पी को तोड़िए और बताइए मुझे क्या हुआ था उस स्कूल में, उस स्कूल का आखिर राज क्या है। वहीं दूसरी तरफ सैंडी अपने पापा को चुप देख और अविनाश को चुपचाप देख सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या बोलूं जिससे इन दोनों की चुप्पी टूट जाए। अविनाश ने इस चुप्पी को तोड़ा और बोला, खाना काफी अच्छा बना था, मजा आ गया, बहुत दिनों बाद घर का खाना खाने को मिला। जिस पर सैंडी ने भी इस टूटी चुप्पी को वापस से चुप्पी में बदलने ना दिया और बात को आगे बढ़ाया। हाँ, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। सैंडी के पापा अभी भी चुप थे। अविनाश ने सैंडी को आंखों से इशारा किया, जिस पर सैंडी बोला, पापा वो आप। सैंडी अभी इतना बोल ही रहा था कि बीच में ही उसके पापा बोल पड़े, बता तो मैं दूंगा, पर एक बात तुम दोनों को याद रखनी है, ये बात किसी और को, किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। ये एक राज है, ऐसा राज जिसे हम कब से दबाए हुए हैं, ऐसा राज जिसे हम नहीं चाहते कि वो बाहर आए। टीचरों की छवि शायद खराब हो सकती है इससे। और एक और बात अविनाश, तुम सोचोगे कि तुम्हें कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है, तो नहीं, इस कहानी में कुछ भी अच्छा नहीं है। इस स्कूल में सब कुछ डार्क है। कहते हैं ना कि अगर आप पानी की निचली सतह को छुपाना चाहते हो या चाहते हो कि उसे कोई देख ना पाए, तो ऊपर की सतह को गंदा करो, कूड़ा डालकर या उसका बहाव रोक दो ताकि काई जम जाए। कूड़ा डाल दोगे और अगर बहाव भी रहेगा तो लोग उस कूड़े को देखेंगे, निचली सतह को नहीं। बहाव से मेरा मतलब है स्कूल की बातें। अगर उसे हम ढकना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमें कोई और चीज़ की परत बनानी पड़ेगी या तो रोक दें। बहाव से मेरा मतलब है उसकी बातें यहाँ वहाँ होना, अगर वो रुक जाए तो अपने आप एक उसके ऊपर काई जम जाएगी, उसके नीचे कोई नहीं देख पाएगा। ये दो तरीके हैं उस स्कूल में। जो कहानी असली है उसके ऊपर एक परत जमी हुई है जो निचली सतह को, जो कि सत्य है, उसे छुपाए हुए है। यह सुनकर अविनाश की आंखें बड़ी हो गई। वो आगे की ओर हुआ और बोला, ऐसा क्या हुआ था वहां पर अंकल? मुझे लग रहा है कि जो वो सब हुआ वो सच नहीं है जैसे आप बता रहे हैं। निचली परत और ऊपर की परत। निचली परत अगर सत्य है और उसे छुपाया जा रहा है, मतलब जो ऊपरी परत है वो असत्य है। जिस पर थोड़ा खास कर सैंडी के पापा यहां वहां देखते और बताना शुरू करते। मुझे टीचर बने 6 साल हुए थे। पहले मैं किसी और स्कूल में पढ़ाया करता था, पर मैं यहाँ आना चाहता था इस शहर में, क्योंकि ये सिटी बहुत डेवलप हो रही थी तब और बड़े बड़े स्कूल थे यहाँ पर। मैंने सोचा अपने बच्चों का यहीं पर पढ़ाऊँगा, तो मैंने अपना यहाँ पर ट्रांसफ़र करवाना चाहा। मैंने अर्जी डाली हुई थी और एक स्कूल से एक टीचर को तबादला चाहिए था। वो स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता था, वो स्कूल को छोड़ना चाहता था और वो इसी शहर में था। तो मैंने सोचा हम अदला बदली कर लेते हैं, क्योंकि टीचर्स में ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तो यही हुआ, पर मेरी गलती बस एक थी। मैंने उससे ये नहीं पूछा कि तुम ये स्कूल छोड़ना क्यों चाहते हो, इतनी डेवलप हो रही सिटी में तुम क्यों नहीं रहना चाहते। काश पूछ लेता। तब मैंने बस अपने बारे में सोचा कि मुझे वो किसी तरह स्कूल मिल जाए और मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँ। पर अगर मुझे पता चल जाता, मैं पूछ लेता, वो सत्य अगर मुझे पता चलता, मैं कभी भी स्कूल में ना आता।
ये बात सुन अविनाश और सैंडी दोनों ही काफी गंभीर हो गए। देखो, हर स्कूल के कुछ नियम होते और हर एक ग्रामीण एरिया के पास एक सरकारी स्कूल होना चाहिए, पर यह जो स्कूल था बिल्कुल एक कोने में है, सबसे पिछड़ा क्षेत्र। जब मैं उस गांव में गया तो मुझे पता चला कि इतने डेवलप सिटी में एक गांव ऐसा भी है जहां कोई सुविधा ज़्यादा है नहीं। कहते हैं ना कि जब इमारतें बड़ी हो जाती तो छोटी छोटी झोपड़ियों को अपनी परछाई में ढक लेती। यही हाल यहाँ का भी था। खैर, मैं गया वहाँ पर। मैंने एक चीज़ पर गौर किया, जो स्टूडेंट्स का नंबर है उसमें लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम हैं। और ये चीज़ मेरे दिमाग में खल रही थी, क्योंकि ज़्यादातर या तो उनकी संख्या बराबर होगी या 19-20 का फ़र्क होगा बस। पर यहाँ पर 10 लड़कों पर 2 लड़कियाँ। बहुत ही सोचने वाली बात थी। मुझे लगा शायद इस गांव में ज़्यादा लड़कियां होंगी नहीं, तो एक बैच तो ऐसे ही जाने दिया। पर जब अगला बैच का टाइम आया तो हमारा काम होता है, जब नवा बैच शुरू होता है तो हम गांव में जाकर सबको कहते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजो। पहले बैच के टाइम तो मैं गया नहीं था, मैं तो बीच में आया। दूसरे बैच के टाइम पे मैं गया और जब मैंने गांव में देखा तो बच्चियां तो बहुत थी, पर उनके घर वाले उन्हें स्कूल नहीं भेजते थे। मुझे लगा वो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ पर बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता, पर मुझे बातों से पता चला कि वो बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, बस इस स्कूल में नहीं भेजना चाहते। अब मुझे समझ नहीं आया कि ऐसी क्या बात है कि क्यों स्कूल में नहीं, अगर इस स्कूल में नहीं तो कहाँ। और वहीं एक और चीज़ मैंने गौर की कि जो स्कूल में लड़कियाँ पढ़ रही थी, किसी तरह उनके माँ बाप उन्हें भेज रहे थे, वो हमेशा डरी सहमी रहती और ऐसा लगता कि वो किसी से छुप रही हैं। मैं उनके शरीर पर हमेशा खरोच के निशान या एक अजीब सा निशान देखता, जैसे उन्हें किसी ने मारा हो, नोचा हो। मैं उनसे पूछता तो कहती मच्छर ने काटा, पर हमें तो पता है कि मच्छर काटता है तो ऐसा निशान नहीं आता। और ये बस लड़कियों के साथ हो रहा था, लड़कों के साथ नहीं। मुझे लगा शायद उन्हें घर में कोई मारता होगा। मैंने 1-2 बच्चियों का पीछा किया। वो घर जाती, खाना खाती, स्कूल का काम करती, शाम को अपने खेतों में जाकर मम्मी पापा की मदद करती, सहेलियों के साथ खेलती और रात को सो जाती खाना खाकर, और सुबह स्कूल। 1 हफ्ते तक मैं अलग अलग बच्चियों के पीछे जाता रहा और उनके दिनचर्या को देखता रहा। उनके घर में उन्हें कोई भी नहीं मारता था। स्कूल में कुछ ऐसा होता था जिससे उनके घाव आते थे और घर में जाकर वो घाव को छुपाने की कोशिश करती थी। वो घर में बताती नहीं थी कि क्या हो रहा है। मैंने भी 1-2 बच्चों से पूछा पर वो डर गई। कुछ तो स्कूल में ही हो रहा था, पर स्कूल में तो ज्यादातर मैं रहता था, तो कैसे। खैर, मेरा जो घर था वो शहर में था और स्कूल जो था उस शहर के छोर में जो छोटा सा गांव है वहां पर था, तो मुझे वहां पर जाने में वक्त लगता था। 1 घंटा मैं ज्यादातर लेट हो जाता था और जब तक मैं पहुंचता था बच्चे अपना अभ्यास कर रहे होते थे। पर एक दिन क्या हुआ कि जो सैंडी की बड़ी बहन है, मुझे उसको स्टेशन छोड़ने जाना था, सुबह की ट्रेन थी, तो मैंने सोचा वहीं से स्कूल चला जाऊंगा। तो मैं वहीं से सीधा स्कूल चला गया। जल्दी पहुंचा, देखा मैंने बाउंड्री के पीछे हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल यानी कि वो कुछ कर रहे थे। बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी थी तो साफ साफ मुझे दिख नहीं रहा था। मैं भागकर वहां पर गया तो देखा हेडमास्टर एक बच्ची को थप्पड़ मार रहे थे। मैंने तुरंत उन्हें रोका और कहा कि आप क्यों मार रहे हो, तो वो इधर उधर की बातें करने लगे। मैं समझ गया कोई ना कोई यहाँ पर उल्टा सीधा काम हो रहा है। बस फिर मैंने ये पता लगाना शुरू किया कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। यह हेडमास्टर ठीक नहीं है, मुझे बहुत सी फीमेल टीचर से पता चला। और जब मैंने 1-2 बार उसकी कंप्लेंट की तो उसकी पहुंच थी अच्छी खासी, उसने मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया। पर इसी सिटी में हुआ, वो भी शहर में। पर हमेशा मेरे दिमाग में एक बात रही कि आखिर क्या था, वो सब होता क्या था वहाँ पर। और फिर कुछ सालों बाद ये खबर बाहर आई, स्कूल तो बंद हो चुका है और वो हेडमास्टर का ट्रांसफ़र फिर कहीं किसी गांव में हो गया होगा। पर क्या था वहाँ पर, क्या होता था। और मुझे शंका है शायद वो जो पागल आदमी था, शायद उसने कुछ ना किया हो। अविनाश ये सब सुनकर उस जले आदमी की कही बातों को समझने लगा। शायद उसने कुछ नहीं किया था। ये तो बिल्कुल ही उल्टी कहानी है जो रवि मुझे बता रहा था, और शायद यही सच भी है। अंकल, कोई ऐसा जो उस वक्त स्कूल में था जब ये सब हो रहा था,
आपकी पहचान में कोई तो टीचर होगा। अविनाश ने तुरंत पूछा, जिस पर सैंडी के पापा बोले, पुलिस बनना चाहते हो? क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हो? तुम्हें कहानी सुननी थी? मैंने तुम्हें सुना थी। और अगर वो चले आदमी की आत्मा तुम्हें दिखाई दी थी, मैं भी वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और अगर पहुंचाना चाहती है तो मैंने तुम्हें बताया, सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ना और सिराने के पास कुछ लोहे का सामान रख लेना। अब बस, अब शांत हो जाओ। शाम हो चुकी है, हॉस्टल पहुंच जाओ रात होने से पहले। जिस पर अविनाश हताश हो हामी भरता है और उठता है। उसे अब किसी भी तरह इस केस की सच्चाई जाननी थी और उन आत्माओं को मुक्ति भी दिलानी थी, साथ ही साथ न्याय दिलवाना था। तो वो सोचता है ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ने का, स्कूल में जाने का, शायद वहां पर कोई रजिस्टर मिल जाए जिसमें उस वक्त के टीचर के बारे में कुछ डिटेल हो, ताकि वो उनसे जाकर खुद पूछताछ कर सके। और जैसा सैंडी के पापा ने कहा था कि सोने से पहले अपने सिराने के पास कुछ रख लेना लोहे का, अविनाश सोचता है कि वो नहीं रखेगा। आज वो उन आत्माओं से बात करना चाहता था। शाम के यही 6:30 हो रहे थे। बैटरी रिक्शा से जाता अविनाश बस यही सोच रहा था कि वो क्या करे, अब कैसे पता लगाए सच क्या है उस स्कूल का राज, और क्या है वो ऊपरी परत और निचली परत जो सैंडी के पापा कह रहे थे। वो अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा था कि तब उसने बैटरी रिक्शा वाले को अपनी डायरेक्शन बदलने को कहा और उसे पार्क में छोड़ने को कहा। वही पार्क जो उसके कॉलेज के पास है, वही पार्क जहाँ से वो रास्ता जाता है उस गांव के पुराने अबेंडेंड पड़े स्कूल की तरफ, उसी स्कूल की तरफ जहाँ उसने उस बच्ची की आत्मा और उस जले हुए आदमी की आत्मा को देखा। 7:12 अविनाश उस पार्क के बीचों बीच बैठा हुआ था। वहां पर बच्चे खेल रहे थे, आधे अपने घर चले गए थे और आधे अभी भी वहां पर खेल रहे थे, जो शायद उसी पार्क के पास बने एक रेजिडेंटल एरिया में रहते हैं। और उसी रेजिडेंटल एरिया से थोड़ी दूरी पर पड़ता था वो अबेंडेंड स्कूल। अविनाश खड़ा वहीं सोच रहा था कि क्या उसे रात के समय वहां पर जाना चाहिए, कहीं उसका ये फैसला गलत तो नहीं, क्या सही रहेगा क्या गलत। वही सब सोच रहा था कि तब एक फुटबॉल उसके पास आती है। एक बच्चा उसके पास आता है वो बॉल लेने। देखने में उसकी उम्र 7 से 8 साल की लग रही थी। जैसे उसने बॉल उठाई, अविनाश पूछता उससे, सुनो, तुम यहीं पर रहते हो? जिस पर वो बच्चा थोड़ा सा डरते हुए कहता है, हाँ यहीं पर रहता हूं। क्यों? पहले बता दूं मैं आपको, अगर आप किडनैपर हो तो मेरे पापा पुलिस में हैं। उन्होंने मुझे बताया है ऐसे अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई बात करे तो उसे मैं बता दूं कि मेरे पापा पुलिस में हैं। वो बैंक मैनेजर नहीं है, पुलिस है, पुलिस। ये सुनकर अविनाश हल्का सा हंसा और बोला, अरे नहीं नहीं, मैं किडनैपर नहीं हूं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम अगर आसपास कहीं रहते हो तो यहाँ पर एक पुराना स्कूल है, उसके बारे में कुछ जानते हो? कभी गए हो? कुछ बातें वगैरह? उसके बारे में सुनते ही वो बच्चा एकदम से डर गया, जैसे उसे कुछ पता हो। अविनाश नीचे बैठता है और कहता है, डरो मत, बताओ ना, मैं ऐसे जानना चाहता हूँ। उसकी कहानी मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें भी तो कहानियां सुननी पसंद होगी ना? ऐसे मुझे भी बस उसकी कहानी जाननी है। जिस पर बच्चा काफी देर सोचता है और कहता है, मेरे मम्मी पापा मुझे मना करते हैं वहां जाने के लिए। एक बार मैं चला गया था खेलते खेलते ऐसे मेरे दोस्तों के साथ। मेरे मम्मी पापा को जब पता चला उन्होंने मुझे बहुत डांटा। वो कहते हैं वहां पर भूत रहता है। उतनी देर में एक आदमी आता है और पूछता है अविनाश से, कौन हो तुम और क्या बात कर रहे हो मेरे बेटे से? बेटा अंकुश, मैंने आपको कितनी बार समझाया ना, अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। और तू सुन लड़के, चला जा यहाँ से, पुलिस में हूं, अंदर करा दूंगा, समझा? जिस पर अविनाश कहता है, नहीं अंकल, मैं बस इससे ऐसे ही बात कर रहा था यहाँ वहाँ की, और उसने मुझे बताया है कि आप पुलिस में हो। बैंक मैनेजर नहीं हो, पुलिस में हो, मैं जानता हूँ। अविनाश बस
वहां से शॉर्टकट रास्ते को पकड़ उस स्कूल की तरफ बढ़ने लग जाता है। फालतू के उस बच्चे से बात की, कोई मदद तो हुई नहीं, देर और हो गई। चलो स्कूल में जाकर देखता हूँ, जो होगी देखी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे मार देंगे। नहीं नहीं, मार थोड़ी देंगे, मैं तो उनकी मदद करना चाहता हूँ। बस मुझे वहाँ पर ऐसी कोई फाइल मिल जाए ना जहाँ पर टीचर्स की डिटेल हो और उन टीचर से मेरा कांटेक्ट हो जाए, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ऐसे ही मन ही मन खुद से बातें करता अविनाश पहुंच गया उस स्कूल के सामने। अभी आधी रात तो हुई नहीं थी, पर अंधेरा हो चुका था और अंधेरे में स्कूल और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। बाउंड्री टूटी हुई थी, लोहे का बस एक ही गेट बचा था, दूसरा वाला शायद कोई चोरी करके ले गया था। बड़ी बड़ी घास उगाई थी और अविनाश उस स्कूल के अंदर दाखिल होता है और जैसे ही दाखिल होता है एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू कर गुजरता है, जैसे उसे कह रहा हो कि यहाँ से वापस चले जाओ। अविनाश का गला सूखने लगा, डर उसके अंदर घर कर लेता है। किसी तरह हिम्मत जुटा वो धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाता हुआ उस स्कूल के ऑफिस की तरफ जाने लग जाता है, हाथों में फ़ोन पकड़े जिसकी फ्लैशलाइट से वो अंधेरे कोने को भी अच्छे से देख रहा था। डर उसे भी लग रहा था, ऐसे जैसे कि कोई उस अंधेरे कोने में रोशनी का स्रोत ना देख छुपकर बैठा हो, कोई साया। पर जैसे ही वहां पर रोशनी पड़े वो झपट्टा मार दे अविनाश के ऊपर। वो ये सब सोच भी रहा था और साथ ही साथ उन अंधेरे कोनों को देख भी रहा था। खैर ऐसे ही करते करते वो ऑफिस के सामने पहुंचता है। ऑफिस का दरवाज़ा बंद था, पर इस कदर पुराना हो गया था जिसे अगर तेज हवा का झोंका छू भी ले तो बिखर जाए। और उस पर दीमकें भी लगी हुई थी, और ये दीमक केवल उस सरकारी स्कूल में लगे दरवाजे पर नहीं बल्कि इस पूरे सरकारी सिस्टम को भी लग चुकी थी। और ये दीमक थे कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारी जो ऊपर से आते सरकारी पैसे को खा लेते थे और नीचे कुछ भी नहीं भेजते थे। सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर है। लाखों रुपए आते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, वहां पर अच्छी स्टडी देने के लिए, सब चीज़ों की सुविधा कराने के लिए। पर जो कर्मचारी बीच में इन सब चीज़ों को देखते हैं वो अपने लाइफस्टाइल को विकसित करने के लिए वो पैसा जेब में रख लेते हैं, तो सरकारी स्कूल में डेवलपमेंट हो नहीं पाता। खैर सस्ते से सस्ता दरवाज़ा लगा हुआ था जिसे जैसे अविनाश ने छुआ वो टूट कर गिर गया। अविनाश अंदर जाता है। पुरानी अलमारियां पड़ी थी जिन पर जंग लग चुके थे, चारों तरफ मकड़ियों के जाले थे। यहाँ वह फ्लैशलाइट वो घुमा कर देखता है तो एक अलमारी पर एक पुरानी फाइल पड़ी हुई थी, बस एक फाइल। बिंगो मन में बोल जैसे उसने फाइल की तरफ हाथ बढ़ाया कि उसे ऐसा लगा उसके पीछे से कोई गुजरा हो, कोई काला साया। उसने झट्ट से फाइल पर झपट्टा मारा और फिर ना आव देखा ना ताव, बस भागना शुरू किया। उसे पीछे से बहुत से बच्चों की आवाजें आने लगी, खेलने की, रोने की, हंसने की, और साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा था कि कोई आदमी जल रहा है और अविनाश से मदद मांग रहा है। पर अविनाश भागता रहा तो उस फाइल को अपने सीने से लगाए और भागता भागता वो सीधा हॉस्टल पहुंचता है जहां का दरवाजा बस बंद होने वाला था। गार्ड से किसी तरह डांट खा, बातें सुन वो अपने कमरे में आया। उसने फाइल पर कपड़ा मारा और मेज पर रखा। उस फाइल को खोलता है। वो अटेंडेंस वाला रजिस्टर था जिसमें टीचर्स रोज आकर अपनी अटेंडेंस भरते थे। उसमें उस वक्त के हेडमास्टर का नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ था। उसकी फोटो अविनाश ने ले ली और वहां पर टीचर्स की डिटेल भी लिखी हुई थी जिसे अविनाश पढ़ने लगा। अवधेश कुमार, सरोज भारती, आयशा, अहमद। वहां पर उनका नंबर भी था जिसमें से कुछ टीचर्स के नंबर उसने लिख लिए। और एक चीज गौर करने वाली थी, उसके कॉलेज के पास वो जो रेजिडेंटल एरिया था, उस रेजिडेंटल एरिया में उनमें से एक टीचर का एड्रेस था, सरोज भारती का। अविनाश फैसला करता है कि अगले दिन जाकर वो उनसे बात करेगा और जानेगा सच्चाई उस अबेंडन पड़े स्कूल की। आज संडे था, कॉलेज की छुट्टी थी। अमूमन छुट्टियों में अविनाश बहुत देर तक सोता रहता था, पर आज उसकी नींद जल्दी खुल गई।
नहा धोकर फ्रेश होकर बिना नाश्ता किए वो उस रजिस्टर को उठाता है और भागते हुए उस पार्क की तरफ जाने लग जाता है। उसे जो कल रात को रजिस्टर मिला था वो अटेंडेंस रजिस्टर था। उसमें एक टीचर का नाम था। वैसे उसमें काफी टीचरों के नाम थे, पर एक नाम ऐसा था जो इस शहर में अभी भी था, और वो नाम था सरोज भारती। यूं तो और भी टीचर्स थे, पर जब अविनाश एकाएक कॉल करके सबसे बात करता है तो उसे पता चलता है किसी का ट्रांसफर कहीं हो गया, किसी का कहीं। उसमें बस एक ही थी, सरोज भारती, जो इस शहर में थी, और ना जाने क्यों उन्होंने उस इंसिडेंट के बाद टीचिंग ही छोड़ दी। ऐसा कौन सा जख्म था जो उभरा नहीं था। खैर, उनका घर उसी पार्क के पास था, उसी रेजिडेंटल एरिया में। अविनाश ने उनसे रात में ही बात की थी और कोई अर्जेंट काम बोलकर उनका एड्रेस ले लिया था, और वो मान भी गई थी। पर अविनाश ने ये नहीं बताया था कि उनसे वो क्यों मिलना चाहता है और कैसे उन्हें उनका नंबर मिला। अविनाश पार्क पहुंचा और उस पार्क के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ लगा हुआ था। अविनाश जैसे ही उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है, उसे एक आवाज आती है। यह आवाज कौवे की थी। अविनाश ने ऊपर देखा तो उस पीपल के पेड़ की एक टहनी पर बड़ा काले रंग का कौवा बैठा हुआ था, और यह कोई आम कौवा नहीं था। यह वही कौवा था जिसे अविनाश ने अपनी दादी के घर के पास देखा था, और ये उसी शख्स का कौवा था जो टिकट की तलाश में था। वो टिकट जिससे अविनाश उस ट्रेन को बुलाता है, वो ट्रेन जो जाती है अनदर वर्ल्ड। अविनाश उससे दूर हुआ, पर वो कुछ कर नहीं रहा था, बस अविनाश पर नजर बनाए हुए था, जैसे उसकी हर हरकत को देख रहा हो और अपने मालिक को बता रहा हो। खैर, अविनाश सरोज भारती के घर के सामने पहुंचा। घर तो यही होना चाहिए, नाम तो लिखा है नीरज भारती, बैंक मैनेजर। शायद इनके पति होंगे, पर है तो भारती ही ना, सही घर है। यह सोचकर उसने डोरबेल बजाई। एक आदमी ने दरवाजा खोला, और ये वही आदमी था जो अविनाश को कल रात को उस पार्क में मिला था। वही आदमी जिसके बेटे से अविनाश बात कर रहा था। अविनाश को देख वो आदमी बिल्कुल हैरान हो गया और बोला, लड़के तू तो कल रात मुझे वहां पर मिला था, मेरे बेटे से बात कर रहा था। आज तू घर तक आ गया, जासूसी कर रहा क्या हमारी? बेटा, पुलिस के हवाले कर दूंगा। जिस पर अविनाश गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, हाँ ठीक है, पर मैं यहां पर सरोज जी से मिलने आया हूं, वो जो एक टाइम पर टीचर रह चुकी हैं। मेरी कल रात को उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था मैं बात कर सकता हूं उनसे। जिस पर उस आदमी को कुछ याद आता है। वो बोला, अच्छा तो तू वही है ना जिसने रात में कॉल किया था? आओ, पता नहीं तुम लड़कों को भी पढ़ने लिखने की उम्र में क्या पंचायत रहती है। वैसे मेरा नाम तुमने नेम प्लेट पर पढ़ ही लिया होगा। चलो बैठो, अभी वो थोड़ी बिजी है। अविनाश हल्का सा सर झुकाकर अंदर आया। घर तो काफी सुंदर था। बाहर छोटा गार्डन था जहां कार खड़ी थी। हॉल का दरवाजा खोल वो सब अंदर दाखिल हुए, जहां वही बच्चा जो अविनाश को कल मिला था वो बैठा गेम्स खेल रहा था। और अचानक से अविनाश को देखकर वो भी चौंक गया और किचन की तरफ चला गया, जहां उसकी माँ खाना बना रही थी। उसकी माँ यानी कि सरोज भारती। सरोज, वो लड़का है अविनाश जिसका कल रात को फोन आया था ना। ये सुन सरोज भारती किचन से बोली, ठीक है, उसे बैठने को कहो, मैं चाय वगैरह लाती हूँ। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता लेकर वो हॉल में आती है। अविनाश उन्हें देखता है और देखने से लग रहा था कि वो एक टाइम पर टीचर रह चुकी हैं। आंखों पर ग्लासेस, बंधे हुए बाल, सूट में थी और मिजाज से भी टीचर की छवि झलक रही थी। अविनाश के सामने वाले सोफे पर वो बैठती हैं और कहती हैं, हाँ बच्चे बताओ, क्या बात हो गई जो तुमने मुझे रात को फोन किया और कहा अर्जेंट बात करनी है, पर फोन पर नहीं बता सके? जिस पर अविनाश पहले तो हिचकिचाया, पर फिर उसने सारी बात उन्हें बता दी, वो बात भी जो सैंडी के पापा के साथ हुई थी। यह सुनकर सरोज जी खड़ी हुई और बोली,
बच्चे तुम जाओ यहाँ से, उस बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहती। मेरा छोटा बच्चा है और बड़ी मुश्किल से मैं उसे उभरी हूँ और मैं वापस से उस ट्रॉमा में नहीं जाना चाहती। तुम जाओ यहाँ से। जिस पर अविनाश उन्हें मनाने की कोशिश करता है, पर नीरज उसका हाथ पकड़ता है और उसे बाहर तक लेके जाने लग जाता है, जिस पर अविनाश का सब्र का बांध टूटा और वो बोला, आसान है, नजरें फेरना बहुत आसान है, पर मुश्किल है उसका सामना करना। आपका क्या क्या? कुछ नहीं। आप उस लाइन को छोड़ अपने बच्चे अपने पति के साथ अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, क्या दिक्कत होगी ना? पर उनका सोचिए जिनकी बेटी के साथ गलत हुआ, उसका सोचिए जिसकी कोई भी गलती नहीं थी पर फिर भी उसे जिंदा जला दिया गया। जो गलती उसने की नहीं, उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ी। अब जानते हैं कितना दर्द होता है? पूरे मैनकाइंड में जो सबसे दर्दनाक मौत है वो जलकर मरना। पर आपको क्या? आपका क्या क्या? सब कुछ तो ठीक है। आपके लिए सो कॉल्ड ट्रॉमा है जिससे आप बड़ी मुश्किल से बाहर आए, पर जिनकी बेटियां गुम हुई, जिनकी बेटियां मारी गई, जिसने उनके साथ गलत किया वो खुलेआम घूम रहा है। हो सकता कहीं और पर होगा, किसी और की बेटे के साथ कर रहा होगा, आपके साथ थोड़ी कर रहा है। आप अपने परिवार को देखिए। जब आपके परिवार पर बात आएगी तब आप भटकेंगे, तब आपको फर्क पड़ेगा। पर खैर, आपके पास तो पैसे हैं, बड़े बड़े लोगों से पहचान भी होगी। उनका क्या जिनके पास पैसे नहीं है, जो थाने में जाते हैं तो ये सोच कर जाते कि 5 से 6 हजार तो ले लेगा दरोगा। वो क्या उठाएंगे आवाज? साला कानून भी सबके लिए अलग है, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं सर, मैं चला जाता हूँ। टेक केयर, आप परेशान मत होइए, मैं कर लूंगा कहीं और से पता। मैं तो आवाज उठाऊंगा ही, आप सब रहिए आराम से। बस जब आप सबके साथ ऐसा हो और कोई आपकी हेल्प ना करे तब किसी से यह मत कहिएगा कि इंसानियत नहीं बची इंसानों में। अविनाश जाने वाला था कि तभी आंखों में आंसू भरे सरोज उसे रुकने को कहती है। नीरज भी उसे बैठने को कहता है। सरोज जी जहां रो रही थी वही नीरज अविनाश से आगे की बात करता है और बताता है, बेटा हम समझ गए तुम्हारी बात को और तुम्हारी बात सही है। इस समाज का हिस्सा हो, इस समाज में फैले गंदगी को नजरअंदाज करना और फिर ये उम्मीद करना कि उसे कोई और साफ करे, गलत है। हमें ही उसे साफ करना चाहिए। दरअसल 2 साल हुए थे इनकी ज्वाइनिंग हुई, ज़्यादा कुछ इन्हें पता नहीं था और सीधा गांव में इनकी पोस्टिंग हुई। वहाँ पर काफ़ी चीज़ें गलत हो रही थी। जो लड़कियाँ थी पढ़ने आती थी उनके साथ हेडमास्टर गलत हरकतें करता था। तुम समझ रहे हो ना, लाइक बैड टच एंड काफ़ी कुछ। एक दिन सरोज जी ने आवाज़ उठा दी, कंप्लेंट करती। हुआ क्या, हेडमास्टर की सोच थी, सारी चीज़ें उल्टी हो गई। इंक्वायरी इन पर ही बैठाती गई, सस्पेंड हो जाती। पर उसी वक्त तो लड़की गायब हो गई और उसके पार्ट्स मिले। तब हेडमास्टर ने सरोज से बात की, मैं भी तब वहीं पर था। उन्होंने कहा कि तुम गवाही दे दो कि वो जो पागल आदमी था वो गलत तरीके से बच्चियों को छूता था और हम पर भी गंदी नज़र रखता था, तो वो हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेगा। और इतनी मेहनत से इन्होंने जॉब ली थी ये वाली, तो इन्होंने गवाही दे दी। इन्हें लगा उसे सज़ा हो जाएगी, कुछ साल जेल में रहेगा। पर जो गांव वालों ने किया, हम में से किसी ने नहीं सोचा था। पुलिस एक्शन ले उससे पहले गांव वालों ने उसे जिंदा ही जला दिया। बस उसी गिल्ट में इन्होंने जॉब छोड़ दी और आज तक वो चीज़ हम भुला नहीं पाए हैं। पर बात तुम्हारी सही है, हम इसे नज़रअंदाज करते रहेंगे तो किसी न किसी के साथ तो होती रहेगी। ये चीज़ गलत है और हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। सुबह के 10 बज चुके थे। अविनाश को सरोज जी से बातें करते करते काफ़ी वक्त भी बीत गया था और इन्हीं बातों में ऐसे खुलासे हुए थे जो इस चीज़ को दर्शा रहे थे कि जो भी स्कूल में हुआ उसमें उस पागल इंसान की कोई भी गलती नहीं थी। उस हेडमास्टर ने उसे फंसाया और धमकाया, साथ ही साथ सरोज जी को भी मजबूर किया कि वो उसके खिलाफ गवाही दे। पर जो उसके बाद हुआ उससे सरोज जी सदमे में आ चुकी थी। पर अविनाश से बातें करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए और इसीलिए सरोज जी ने आवाज़ उठाई। अविनाश के साथ मिलकर मीडिया के सामने गए।
इस केस के बारे में सब कुछ खुलकर बताया, क्या क्या हुआ था उनके साथ और कैसे हेडमास्टर उन्हें धमका रहा था। केस भी फाइल किया गया और सबूत भी मिलने लगे। खैर, इसी के साथ साथ धमकियां भी मिल रही थी, पर उससे वो डरे ना। और कहते हैं ना कि जो सच्चाई के लिए लड़ता है उसके लिए राहें अपने आप खुल जाती हैं, और यहाँ पर भी वही हो रहा था। अविनाश यहाँ पर अपने दम पर तो कुछ कर नहीं सकता था। उसका काम था बस आवाज उठाना, उसे जगाना जो सोया हुआ है, वो जो उन लोगों को न्याय दिला सकता है। और सरोज जी ने वही काम किया। उस हेडमास्टर को सजा सुनाई गई पोस्को एक्ट के तहत। यह सजा थी मृत्यु दंड। जब यह आवाज मीडिया के तहत आम लोगों तक पहुंची तो कोई भी काबू में नहीं रहा। लोगों ने आवाज उठाई, फांसी की डिमांड की और उस हेडमास्टर को फांसी ही दी गई। जैसे ये न्यूज चारों तरफ फैली, गांव वालों को भी पछतावा हुआ कि उन्होंने उस पागल को जिंदा जलाकर गलत किया। पर अंततः सच सामने आया, न्याय सबको मिला। अविनाश के दिल को भी सुकून मिला और उसे लगा कि अब उन आत्माओं को शांति मिल जाएगी। रात होते ही वो स्कूल में गए। अंधेरा था चारों तरफ, पर हिम्मत कर उसने वो कमरा खोला जिसमें वो इंसान जला था। वहां पर कुछ बच्चियां बैठी हुई थी और वो जला हुआ आदमी भी, जो अभी भी पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। अविनाश ने उन सबको साथ में चलने को कहा। कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक था। वहां पर जाकर अविनाश वो टिकट निकालता है जो बुलाती है उस ट्रेन को जो जाती है दूसरी दुनिया में, यानी कि ट्रेन टू अनदर वर्ल्ड। वो ट्रेन आती है, वो पागल और वो बच्चियां उस ट्रेन में चढ़ जाती हैं और उनके चढ़ते ही ट्रेन भी चली जाती है। अविनाश सोचता है कि उस दूसरी दुनिया में क्या होगा, क्या कभी उसे मौका मिलेगा वहां पर जाने का। तभी एक सफेद पक्षी उड़कर आता है, वहीं बगल के पेड़ पर बैठता है और ना जाने किस माध्यम से वो अविनाश से बातें कर रहा होता है। बैठा था वो पेड़ पर, चोंच उसकी हिल नहीं रही थी, पर जैसे टेलीकिनेसिस से वो अविनाश को अपनी बातें बता रहा था। शाबाश अविनाश, जो काम तुम्हारे पुरखे करते हैं तुमने भी वही किया, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया। और मुझे जानकर बहुत ही खुशी है कि ये शक्तियां तुम्हारे पास हैं। पर याद रखो, इस टिकट के पीछे बहुत सी बुरी शक्तियां भी हैं, उनसे बचना है और ये काम करते रहना है। आगे ऐसी बहुत सी चीजें आएंगी जो तुम्हारी रूह कपा देंगी। इस दुनिया में क्या क्या छुपा है उससे तुम्हारा सामना होगा, पर उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि तुम तैयार हो चुके हो अपने सफर में आगे बढ़ने के लिए। खुद को एक पहचान दो, एक ऐसा नाम दो जो तुम्हारे इस व्यक्तित्व को और उस व्यक्तित्व को अलग करे। अविनाश ऐसे काफी देर सोचता है और देता है खुद को एक नाम, द वाइट रेवन। यही उसका नाम होने वाला था। अब आगे ऐसे बहुत से केसेस आने वाले हैं जो अविनाश के रोंगटे खड़े करा देंगे, और साथ ही साथ आपके भी। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। एंड ये पहला चैप्टर था ट्रेन टू अनदर वर्ल्ड का। मैं सोच रहा हूं कि सीधा यहां से हम स्किप करेंगे और कुछ बहुत ही बड़ी चीज लेकर आएंगे अविनाश के साथ, जहां पर था वाइट रेवन, यानी कि अविनाश की ताकतों को हम अच्छे से देख पाएंगे। आई एम थिंकिंग अबाउट अ ज़ॉम्बी सीरीज लाइक 100 माइल्स। मैं इन दोनों को मिक्स करके एक बहुत ही अच्छी सीरीज बना सकता हूँ, एंड मैं बनाऊंगा भी। एंड आई नो एपिसोड बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया, बहुत ही ज़्यादा। मैं यहाँ पर अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ पर रोना नहीं चाहता। मैं एडमिट करता हूँ मेरे से गलती हुई है, एंड फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा ना हो। आई एम ट्राइंग टू बी द बेस्ट, होप सो हो जाए, बट रेगुलर रहने की पूरी कोशिश की जाएगी। एंड मैं विकी राउत फिर मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें ट्रेन टू अनदर वर्ल्ड, ओनली ऑन हॉरर टेप।